माय फ्रेंड्स, भारत सपना देखता है और अपनी मंजिल तय करता है और फिर आगे बढ़ने के लिए उस मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढता है। लेकिन ये सवाल है कि भारत का सपना है क्या, मंजिल क्या है? मंजिल बिल्कुल साफ है, वो है भारत को सर्वशक्तिमान बनना, पूरी दुनिया में सुपर पावर बनना। लेकिन सुपर पावर की वैकेंसी तो अभी है नहीं, अमेरिका वहाँ बैठा हुआ है, फिर चाइना भी लाइन में लगा है, तो कठिन है दोनों को पीछे छोड़ना। लेकिन भारत एक बात जानता है कि ये मंजिल जितनी लंबी होगी रास्ता उतना ही कठिन होगा। भारत हाथ पैर मोड़ के बैठेगा नहीं, आगे बढ़ेगा चाहे कितना भी कठिन हो। तो भारत को अगर पीछे छोड़ना है अमेरिका और चाइना को, तो पहले दौलत में पीछे छोड़ना पड़ेगा, ये इकोनॉमी में पीछे छोड़ना पड़ेगा। इकोनॉमी में कौन कहाँ खड़ा है? अमेरिका के पास है $26 ट्रिलियन जीडीपी, टोटल जीडीपी। चाइना के पास है $20 ट्रिलियन। भारत के पास $4 ट्रिलियन से भी कम है। अमेरिका से 7 टाइम्स लेस, चाइना से 5 टाइम्स लेस। कैसे पहुंचेगा? कठिन है। दूसरा एक और है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अमेरिका के पास है हर व्यक्ति के पास $80,000, चाइना के पास है $13,000, 13,000। इंडिया के पास है सिर्फ $2,400। बांग्लादेश भी पीछे, बांग्लादेश का भी है 2,800 और इंडिया 2,400। तो मैंने कहा कि आपको कठिन है रास्ता आगे बढ़ना। तीसरा है फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी में अमेरिका परेशानी नहीं है, चाइना परेशानी है। चाइना के पास है $3.5 ट्रिलियन का फॉरेन करेंसी है, भारत के पास सिर्फ $550 बिलियन, 550 बिलियन और ये चाइना का 3.5 ट्रिलियन, ये फ़र्क है। तो रास्ता कठिन है, लेकिन एक रास्ता आसान है जो पहुंच सकता है भारत। वो है जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, वो सभी को भारत पीछे छोड़ दिया। भारत में कि भारत का जीडीपी ग्रोथ जो अभी हुआ है पिछले साल, वो 7.2% ग्रोथ हुआ है। ये पूरा जापान हो, चाहे ये यूरोप हो, अमेरिका हो, किसी का भी 2% से ज़्यादा नहीं होता है। चाइना का भी 5% है। तो ये जीडीपी ग्रोथ में भारत सबसे आगे है और सबको पीछे छोड़ सकता है, समय भले जो भी लग जाए। ये सारी बात है इकोनॉमी में। एक बात और है कि भारत ने जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, वो चाइना से 14 साल पीछे किया, 14 ईयर्स बिहाइंड। चाइना ने 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, डेंग सियाओपिंग ने, और भारत में हुआ 2091 में। भारत का पोजीशन उसमें पूरी दुनिया में 17th पोजीशन है, 17th पोजीशन, 17वां पोजीशन। लेकिन 2005 और 2011 इसके बीच में भारत बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। लगातार 6 साल तक 9% जीडीपी हुआ, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हुआ। इसको कहा जाता है गोल्डन पीरियड, न पहले हुआ था इतना, न बाद में हुआ। और 2011 होते होते वर्ल्ड बैंक डाटा के अनुसार भारत 3रे पोजीशन पर पहुंच गया था, 3rd लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड। लेकिन फिर अस्थिर नहीं रह सका, क्योंकि तुरंत ये सिविल सोसाइटी का एजिटेशन शुरू हुआ, लगातार होता रहा। इसका असर पड़ा जीडीपी पर। 2015 में फिर नोटबंदी हो गई, ये डिमोनेटाइजेशन, उसका एक झटका लगा। फिर 2019 में 20 आते आते ये शुरू हो गया कोविड-19, पूरी दुनिया में बीमारी फैल गई। अभी भी पीछे है बहुत दुनिया, लेकिन भारत पीछे नहीं रह सका। 2022 होते होते भारत 5वें पोजीशन पर चला गया है। सो इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2022 ओनली। और कहा जाता है अगर यही ग्रोथ रेट रहा तो 2029-30 होते होते भारत 3रे पोजीशन पर पहुंच जाएगा। सिर्फ चाइना अमेरिका आगे रहेगा, बाकी जर्मनी जापान पीछे जाएगा। ये सारी बातें हैं। लेकिन एक और परेशानी एक और है इसमें ये है कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट बहुत जल्दी है। हर साल भारत जो निर्यात करता है, एक्सपोर्ट, वो करीब करीब 800 बिलियन निर्यात करता है, $100 बिलियन। इंपोर्ट करता है $925 बिलियन। ये $125 बिलियन का जो डेफिसिट है, घाटे का व्यापार है, ये बड़ा घातक है। इससे भारत को पार पाना पड़ेगा।
ये सारी परेशानी के कारण भारत पीछे रह रहा है। ये सारी बातें तो है अपनी जगह पर। ये पहली शर्त तो यही हुई। और दूसरी शर्त जो है वो है स्ट्रैटेजिक लोकेशन। इंडिया कहाँ पर खड़ा है? इंडिया साउथ एशिया के सेंटर में है, केंद्र में है। पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ पूरा मिडिल ईस्ट है, पूर्व की तरफ पूरा पैसिफिक एशिया है। बीच में भारत का होना बहुत ही महत्व रखता है, इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी अपनी जगह पर है, लेकिन कुदरत ने भी बेशुमार माइंस दिया है, मिनरल्स दिया है। हिमालय ने भी एक मॉडरेट क्लाइमेट दिया है, मॉनसून दिया है। एग्रीकल्चर में इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। अब वो ये फूड इंपोर्टर ना होकर के फूड एक्सपोर्टर बन चुका है। पॉपुलेशन, इसकी जनसंख्या करीब करीब बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। इसका नतीजा हुआ कि जो जनसंख्या है, एक समय में कहा जाता था कि ये अभिशाप है, अब वो वरदान हो चुका है। ये इंडियाज पॉपुलेशन इज नो लॉन्गर कर्स बट ए बून। यहाँ जो वर्कर हैं, यंग एज के वर्कर हैं, चाइना और सारी दुनिया से आगे, इतने ज़्यादा वर्कर हों और स्किल्ड हों, ये सारे भारत के पास है, भारत को आगे ले जाने के लिए। लेकिन तेल में भारत बहुत पीछे है। ऑयल गैस में 60% जो खर्च हो रहा है इंपोर्ट्स पर, वो तेल पर ही हो रहा है। दूसरी एक और परेशानी है भारत के साथ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये बहुत ही सिकुड़ा हुआ जगह है, चिकन नेक, सिर्फ 23 किलोमीटर चौड़ा है। नीचे में बांग्लादेश और ऊपर में है नेपाल, भूटान। और रास्ता है आगे जाने का सिर्फ एक नेशनल हाईवे और एक ही रेलवे ट्रैक। और जाना है 7 स्टेट्स, 7 नॉर्थ स्टेट में जाना है। फिर बंगाल का भी उत्तरी हिस्सा है और फिर सिक्किम भी है। रास्ता सिर्फ 23 किलोमीटर का है। अगर कहीं चाइना पहुंच गया बांग्लादेश में और नेपाल में, या अगर डोकलम में पहुंच गया होता, वहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर है, घंटों में पहुंच के भारत को काट सकता है, नॉर्थ ईस्ट को। तो विकल्प कोई है नहीं भारत के पास, लेकिन कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश के रास्ते, ज़मीन के रास्ते भारत नॉर्थ ईस्ट पहुँच जाए, पानी के रास्ते बे ऑफ बंगाल होते हुए पहुँच जाए म्यांमार, और फिर म्यांमार से चला जाए मिजोरम और फिर नॉर्थ ईस्ट। ये स्थिति है यहाँ की। दूसरी परेशानी एक और है, वो है अफ़गानिस्तान जाने का रास्ता बंद है। सेंट्रल एशिया जाने का, रसिया जाने का, यूरोप जाने का रास्ता बंद है, क्योंकि पाकिस्तान ने इलीगली पीओके अपने पास रखा है, गिलगिट रखा है, बाल्टिस्तान रखा है, और थोड़ा सा हिस्सा बांट दिया है चाइना को भी। रास्ता कैसे, अपने ही रास्ते पर भारत नहीं जा पा रहा है, तो उसका रास्ता खोलना पड़ेगा भारत को, ताकि अफ़गानिस्तान की तरफ जा सके। ये सारी परेशानी या अच्छाई दोनों है भारत के लोकेशन के साथ। तीसरी शर्त है, तीसरा फैक्टर, वो है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में भारत का सपना बड़ा सीमित है। वो सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा चाहता है, और सीमाओं की सुरक्षा के लिए जितनी सैनिक ताकत है भारत को, वो पर्याप्त है। भारत का कोई ओवरसीज कमिटमेंट नहीं है। दुनिया के दूसरे हिस्से में सेना नहीं भेजना है, जैसा अमेरिका करता है, मिलिट्री बेस या चाइना कर रहा है। भारत की सीमाएं हैं, छोटी सी हैं, और उसमें भारत पर्याप्त है। लेकिन परेशानी है, कश्मीर अब भी समस्या है, क्रॉस बॉर्डर चल रहा है। पीओके के बारे में जैसा मैंने कहा, वो तो चल ही रहा है। लेकिन एक बदलाव देखा गया है पाकिस्तान के रवैये में। जब ये 370 आर्टिकल रिवोक हुआ, तो चाइना भी रिएक्ट किया और पाकिस्तान भी। पाकिस्तान ने हल्ला तो बहुत मचाया, 370 आर्टिकल को हटा दिया, लेकिन एक्शन में क्या किया? एक्शन में सीज फायर कर दिया, युद्ध विराम अभी भी है, सीज फायर। चाइना ने क्या किया? 80,000 चाइना की सैनिक पहुंच गई लद्दाख की सीमा पर। युद्ध करने नहीं आई है वो, ध्यान रखें, वो सिर्फ युद्ध का भय दिखाने आई है, ताकि युद्ध की तैयारी में भारत पूरा पैसा झोंक दे और विकास के लिए पैसा नहीं बचे। और विकास में भारत पीछे रहेगा तो भारत कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये चाइना सोचता है। लेकिन चाइना की सेना जो वापस नहीं जा रही है, उसका और भी कारण है। एक तो है कि अक्साई चीन के आसपास जो पाकिस्तान तरफ रास्ता उसने लिया है पाकिस्तान से, उसी होकर के BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट, उसी होकर के इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसी होकर के ये काराकोरम हाईवे है, और साइड में सिंजियांग है और तिब्बत है, जो डिस्टर्ब एरिया है। नहीं चाहता है भारत वहाँ पर पहुँचे, इसलिए वहाँ सेना बैठी हुई पीछे नहीं जा रही है।
तो ये वहाँ की बात हुई, सारी बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन एक और बात है कि ये भारत जो न्यूक्लियर है, चाइना भी न्यूक्लियर है, पाकिस्तान भी है। तो भारत का जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ वो चाइना से 10 साल पीछे हुआ। उसने 64 में किया, भारत ने 74 में किया, और वो भी आधा अधूरा, फिर 78 में करना पड़ा। वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो भी हो, तीनों न्यूक्लियर कंट्री है और ये यूनिक है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि 3 पड़ोसी तीनों न्यूक्लियर हों और तीनों की सीमाएं मिलती हों और तीनों के साथ तीनों का डिस्प्यूट भी हो, झगड़ा भी हो। अगर यूरोप में है फ्रांस और ब्रिटेन, दोनों की सीमाएं मिलती हैं, दोनों न्यूक्लियर है पर झगड़ा नहीं है, दोस्त हैं दोनों, ये फर्क पड़ता है। दूसरी एक और बात है, ये टू फ्रंट एट ए टाइम भारत के खिलाफ है। ये पाकिस्तान के साथ भी एक फ्रंट खुला हुआ है, चाइना के साथ भी है, और दोनों मिल करके अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। ये 70,000 लंबी सीमाएं हैं दोनों को मिला करके, वो दोनों उसकी सुरक्षा कर रहा है। भारत लेकिन अकेले कर रहा है इतनी लंबी सीमाओं का। ये सब भारत के खिलाफ है। भारत आगे बढ़ सकता है, लेकिन सबको ध्यान में रखना पड़ेगा भारत के साथ। और रही बात, इनसर्किल कर रहा है चाइना, इनसर्किल कर रहा है, लेकिन इंडियन ओशन में इस क्वाड में है भारत, अमेरिका है वहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर, जापान है वहाँ पर। वो मेरे ख्याल से परेशानी नहीं कर पाएगा चाइना। लेकिन जहाँ तक नेपाल की है, भूटान की बात है, बांग्लादेश है, म्यांमार है या श्रीलंका है, इस सब का कल्चर भारत से ही मिलता जुलता है। चाइना का कोई मिलता जुलता नहीं है। लाख चाइना कोशिश कर ले, पैसा तो ले लेगा उससे, लेकिन रहेगा भारत के साथ। ये सारी बात है। ये तो हो गई मिलिट्री फैक्टर। एक और फैक्टर है, वो है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर में भारत डेमोक्रेसी है, पूरी दुनिया के डेमोक्रेटिक कंट्री से लिंक बना हुआ है, डिप्लोमेसी बनी हुई है, ये फ़ायदा है। हालांकि देखिए 1969 में ये इंडिया डेमोक्रेसी था तो चाइना कम्युनिस्ट था, लेकिन अमेरिका ने कम्युनिस्ट को गले लगाया, डेमोक्रेटिक होते हुए भी इंडिया को नहीं लगाया। ये कभी कभी होता है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी ये गुण है, ये अभिशाप नहीं है। दूसरी बात है कि इंडिया जो है अभी ये नॉन अलाइंड है। ये सबसे बड़ी ताकत है इंडिया की। इंडिया की जो नॉन अलाइंड स्ट्रेटजी है बहुत बढ़िया है। वो न इसके साथ जाता है न उसके साथ जाता है, बीच में रहता है एट इक्वल डिस्टेंस। ज़रूरत पड़ने पर चूँकि डायनेमिक है ये या फ्लेक्सिबल है, कभी बाय अलाइनमेंट भी हो जाता है। जैसे आजकल देखिए बाय अलाइनमेंट है, ब्रिक्स में भी है और फिर SCO में भी है, जहाँ पर चाइना है और रसिया है। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के साथ भी क्वाड में है या गेस्ट के रूप में G7 में जाता है। तो ये फ्लेक्सिबल है, नॉन अलाइनमेंट इधर भी जाता है उधर भी जाता है। एक और बात कही जाती है, जो नॉन अलाइंड होता है, न्यूट्रल होता है, जीत उसी की होती है। दुनिया में वही आगे बढ़ा है जो नॉन अलाइंड होता है, और नॉन अलाइंड होने से जो जीत मिलती है, युद्ध में मिले हुए किसी भी युद्ध से ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा कहा जाता है। ये फ़ायदा है अपनी जगह पर। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन अब एक और बात है कि जो अमेरिका और चाइना आपस में लड़ रहा है, कहता है कि इंडिया और भी बेनिफिशियरी, इंडिया को फ़ायदा होगा, दोनों लड़ेगा। तीसरी बात है कि रसिया भले उलझ गया हो वहाँ पर यूक्रेन में, लेकिन पीछे नहीं हटा है। लेकिन जो भी हो, अभी भारत को अमेरिका की तरफ देखना पड़ रहा है। भारत जानता है कि USA इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू रसिया, विकल्प रसिया का नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वसनीयता की बहुत बड़ी कमी है अमेरिका के साथ। क्या करेगा कोई नहीं जानता है। रसिया में बिल्कुल विश्वासी मित्र था, ये है। तीसरी एक और बात है कि ग्लोबल साउथ की बड़ी चर्चा हो रही है। ग्लोबल साउथ मतलब तीसरी दुनिया, जो कभी उपनिवेश हुआ करता था, जो कमज़ोर है दौलत में, तो भारत को उसका लीडर बनना है। लेकिन यहाँ भी चाइना बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए कि चाइना को जो तीसरी दुनिया है, गरीब लोग, गरीब देश, वो देखता है कि इसने गरीबी पर विजय पा ली है। पॉवर्टी वहाँ नहीं है चाइना में, इंडिया में पॉवर्टी है, ये बड़ा फ़र्क है। उत्साहित करता है चाइना उसको। दूसरी बात है, चाइना ने हैवी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया हुआ है। तीसरी बात है कि चाइना आँख में आँख मिला के ये जो अमेरिका है, यूरोप है, उसके साथ बात कर रहा है, जिसने कभी उसको रूल किया था, इस तीसरी दुनिया को, ये ग्लोबल साउथ को। आँख में डाल के बात कर रहा है, सीना तान के पीठ सीधा करके बात कर रहा है। भारत क्या कर रहा है? हाथ मिला रहा है, गले लगा रहा है। ये फ़र्क है। और चाइना का कद्र, रिस्पेक्ट अधिक है उसके नज़र में। अभी देखिए एक ये ग्लोबल साउथ का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, समिट हुआ,
इसे कहा जाता है G77। इसका नाम है G77 एंड चाइना। अब देखिए, चाइना उसका सदस्य नहीं, मेंबर नहीं है, इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है, फिर भी इंडिया का नाम नहीं है। उसका नाम है G77 चाइना। ये अभी क्यूबा में हुआ है, हवाना में, और वहाँ पर करीब 1300 वहाँ लोग पार्टिसिपेट किए थे। 112 कंट्रीज वहाँ पर गया हुआ था। करीब 10 ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया की गई हुई थी। अभी ये 2 दिन पहले सैटरडे को या मंडे को ख़त्म हुआ है। भारत का सिर्फ एक सेक्रेटरी गया हुआ था। तो ये भारत के लिए बड़ी चुनौती है संभालना चाइना को, कि भारत बनेगा उसका लीडर ये ग्लोबल साउथ का, या चाइना बनेगा। ये कॉम्पिटिशन में फिर चाइना, हर बार चाइना सामने आके खड़ा हो जाया करता है। लेकिन इंडिया कोशिश कर रहा है, रिश्ता बढ़ा रहा है, वहाँ भी इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन एक और इंडिया के खिलाफ है, वो है इंडिया अब भी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बन सका है। ये सारी बातें हुई। अब मैं एनालिसिस करूँगा। एनालिसिस में पहली बात तो ये कि चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, इकोनॉमी में मुंह के बल गिर रहा है। ये भारत के लिए अच्छी बात है, जैसा मैंने पहले कहा। दूसरी बात है, जहाँ तक अमेरिका का जगह लेने वाला यूरोप हो सकता है, लेकिन कैसे होगा यूरोपियन यूनियन? वो तो देश ही नहीं है, राष्ट्र नहीं है, सिर्फ ये इकोनॉमिक यूनियन है। वो नहीं बनेगा कभी, कभी कॉम्पिटिशन में भारत के सामने नहीं आएगा। जहाँ तक जापान की बात है, सबसे बड़ी परेशानी है कि 1952 का जो समझौता हुआ है अमेरिका के साथ, ट्रीटी, उसके अनुसार ये सिर्फ डिफेंसिव फोर्स है। वहाँ की सेना जो है डिफेंसिव है, वो किसी पर अटैक नहीं कर सकती है। और इकोनॉमी भी पीछे जा रहा है। इकोनॉमी में रही बात चाइना की, तो चाइना की जो है 21 पड़ोसी हैं, 21 पड़ोसी हैं, सबके साथ सीमा विवाद है और चारों तरफ समर्थ देश है। कहीं जापान है, कहीं ताइवान है, कहीं कोरिया है, कहीं इंडिया है। ये चारों तरफ झगड़ा कर रहा है, चारों समर्थ देश है। ये चाइना खिलाफ जाती है। ये बात, चाइना का कोई फ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है, अलायंस नहीं है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है चाइना की। और रही बात BRI प्रोजेक्ट कमज़ोर पड़ रहा है, CPEC कमज़ोर पड़ रहा है, ये एक्सपोर्ट उसका कम हो रहा है, और ट्रेड वार अमेरिका के साथ चल रहा है। तो फिर चाइना को पीछे छोड़ना आसान होगा भारत के लिए। ये अपनी जगह पर है। और ये जो है अक्साई चीन, यह अरुणाचल, ये कहता है कि चाइना का हिस्सा है, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। तो भारत को चाहिए कि डिप्लोमेसी को रिव्यू करे, वन चाइना पॉलिसी के बदल को फिर से रिव्यू कर ले। नहीं, अगर ये नहीं है भारत का अरुणाचल, भारत का ये अक्साई चीन नहीं है, तो चाइना का भी सिंगजियांग नहीं है, तिब्बत नहीं है, यूनान नहीं है, हांगकांग नहीं है, ताइवान नहीं है। तो भारत का बढ़िया जवाब होगा उसको। भारत को चाहिए कि वो अपना रिव्यू करे, वन चाइना पॉलिसी करेगा तो आगे बढ़ेगा। उसके बाद एक और है, भारत के अंदर में जो है रिलीजियस पॉलिटिक्स चल रहा है, कास्ट पॉलिटिक्स चल रहा है, भारत को कमज़ोर कर रहा है, इसको देखना पड़ेगा। और दूसरी बात एक और है, जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को चाइना से अलग रखना बड़ा ज़रूरी है। अभी पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो गया है, रवैया में भी बदलाव हुआ है। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भारत को करनी चाहिए, ताकि वो चाइना को छोड़ के भारत के साथ आ जाए, कम से कम न्यूट्रल तो हो ही जाए। रही बात भारत की टेक्नोलॉजी की, स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत चांद पर गया है और सूरज की तरफ जा रहा है। दूसरे क्षेत्र में भी भारत आगे बढ़ रहा है, डिजिटल में आगे बढ़ रहा है, सारी बात है। और भारत की पॉलिसी जो है ये बैलेंस्ड है, फॉरेन पॉलिसी बड़ा ही बैलेंस्ड है और दोनों का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ रहा है। लेकिन इकोनॉमिक मिरेकल में जो चाइना आगे बढ़ा है, वो इसलिए वो फ़ायदा कभी जाके चिपक गया सोवियत रसा से, पूरा फ़ायदा उठाया, फिर उसको छोड़ के चला गया अमेरिका के साथ, वहाँ भी फ़ायदा उठाया। भारत नॉन अलाइंड है, यहाँ पर भारत के लिए वो अवसर नहीं है कि भारत अपने पर विश्वास कर रहा है, किसी के मर्जी से आगे नहीं बढ़ना चाहता है। और इस सारी बातों को देखते हुए मेरा पूरा विश्वास है भारत आगे बढ़ेगा और अपने सपने को पूरा करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।